Hi student, a very warm welcome to my channel Indus Prince Education। और देखिए आज जो स्पेक्ट्रम का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो इंडिया की हालत उस वक्त कैसी थी, ये हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ जो था 18th सेंचुरी का, उसमें क्या हुआ था कि जो मुगल्स थे उनका डिक्लाइन हो चुका था। क्या हो चुका था गाइस? मुगल्स का डिक्लाइन हो चुका था, यानी कि मुगल पावर जो है वो जो मुगल्स पावर थी उनका पतन हो चुका था। ऑल राइट, एंड जो ये जो मुगल पावर्स है इन्होंने लगभग 200 साल तक, लगभग कितने 200 ईयर्स तक यहाँ पर क्या किया, 200 साल तक लगभग यहाँ पे इन्होंने राज किया, ठीक है। तो मुगल का जब रूल था, मुगल के रूल्स के साथ ये जो रूल्स है ये इनका ब्रिटिशर्स का वो ख़त्म हो जाता। तो इट इज़ आर्ग्यूड दैट औरंगज़ेब मिसगाइडेड पॉलिसीज़ वीकन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। औरंगज़ेब बहुत ही जो क्रूअल रूलर था, बहुत उसकी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिससे कि जो आवाम थी, जो जनता थी, वो उससे नाखुश थी। हार्श पॉलिसीज़ औरंगज़ेब की थी, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है स्टेट की वो कमज़ोर यहाँ पे पड़ गई, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि औरंगज़ेब की जो डेथ है उसके बाद जो सक्सेशन, जो उसके सक्सेसर थे, उनमें झगड़ा शुरू हो गया, किसको लेके? क्राउन को लेके। दो मोहम्मद शाह रूल्ड फॉर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ 29 ईयर्स। मोहम्मद शाह होते हैं 1719 से 1748 तक रूल करते हैं। एक रिवाइवल जो था इम्पीरियल फॉर्चून्स का डिड नॉट टेक प्लेस एज ही वॉज एन इनकम्पिटेंट रूलर। तो वो जो है इनकम्पिटेंट रूलर थे। मोहम्मद शाह की जब रेन थी तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट भी बनी, जैसे हैदराबाद हो गया, बंगाल है, अवध है एंड पंजाब। बहुत सारे जो लोकल चीफ्स थे वो चाहते थे कि उनकी इंडिपेंडेंस हो, कि वो इंडिपेंडेंट रहीं। और जो मराठास थे, मराठास बिगैन टू मेक देयर बिड टू इनहेरिट द इम्पीरियल मेंटल। ऑलराइट, चैलेंजेस क्या थे? मुगल्स थे। देखिए मुगल्स के पहले उनके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस थे ये हम पढ़ते हैं। कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, जैसे कि इंटरनल चैलेंज तो उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरनल स्ट्रेंथ था, अंदर से मुगल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। मुगल्स कुड नॉट पुट अ टफ फ्रंट अगेंस्ट एक्सटर्नल चैलेंजेस, लेकिन बाहर से जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारे इन्वेजन्स भी आ रहे थे। नॉर्थ वेस्ट की जो साइड है जनरली इंडिया की, ये वाली जो साइड है, यहाँ से जनरली बहुत सारे जो है इन्वेजन्स हो रहे थे। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो नेगलेक्ट हुए थे मुगल से, जो बाद के जो मुगल्स आए, और उन्होंने उन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं किया। तो फिर क्या था कि यहाँ पे उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। नादर शाह था, एक मुग़ल एम्परर था। ये सिर्फ 57 डेज़ के लिए एम्परर बने 1739 में। लेकिन उन दिन फिर क्या होता है, आफ्टर शॉक्स द ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स, बट दोज डेज क्रिएटेड आफ्टर शॉक्स। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया था जो थोड़ा सा शॉकिंग था लोगों के लिए। उन्होंने जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स है अथॉरिटी के, मैसिवली उन्होंने जो मुग़ल की पावर का जो स्कोप है वो इनडायरेक्टली उसको श्रिंक कर दिया। उन्होंने लूज बैंड्स बनाए माउंटेड वॉरियर्स के,
who ransacked the countryside seeking wealth from villages and town. मतलब they set loose bands of mounted warriors. कुछ ऐसे warriors उन्होंने तैयार किए जिन पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, और उन्होंने कंट्री साइड गांव जाकर गांव से टाउन से जो भी वेल्थ थी वो इकट्ठा करने पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. दे पुश्ड ट्रेडर्स बिहाइंड द वॉल्स ऑफ विच एवर पावर हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स. वो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने उन फोर्ट्स की वॉल्स के पीछे खड़ा उनको कर दिया जिनकी ज़्यादा पावर थी. ऑल राइट, विच एवर पावर हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट forts. For a short period, plunder rather than negotiation became the most effective tool for creating new centers of wealth. तो प्लंडर बहुत ज़्यादा था, लूट पाट बहुत ज़्यादा थी. वो जो 57 डेज थे उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थोड़ा सा रास्ते को आसान कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आए, कॉन्कोर करे टेरिटरी को इंडिया में पहली बार. ये जॉन विल्सन कहते हैं. ठीक है. अब नादिर शाह ये एक पर्शियन एम्परर थे, इंडिया को अटैक करते हैं 1738 से 39 में, लाहौर को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और जो मुग़ल की आर्मी है करनाल पे फरवरी 13 1739 को उसको डिफीट कर देते हैं. नादिर शाह के बाद फिर आते मोहम्मद शाह, उनको कैप्चर कर लिया जाता है एंड दिल्ली को लूट लिया जाता है और दिल्ली का बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होता है. एक एस्टिमेट के हिसाब से पीकॉक थ्रोन के अलावा जो कोहिनूर डायमंड है 70 करोड़ रुपीज़ वर कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल ट्रेजरी. 70 करोड़ 70 करोड़ रुपया जो है वो कलेक्ट होता है. और एंड द सेफ्स ऑफ द रिच नोबल्स, जो रिच नोबल से थे उनकी सेफ से. नादिर शाह ने स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट मुग़ल टेरिटरी जो थी उनको गेन किया था, इंडस की, जैसे काबुल की भी जो थी. तो इंडिया वंस अगेन बिकेम वल्नरेबल टू द अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. तो इंडिया पे अटैक्स बहुत ज़्यादा आए, यूनिटी नहीं थी तो इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ. अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी भी इनको बोलते हैं, वो वॉज इलेक्टेड द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह. नादिर शाह अहमद शाह ओके अब्दाली. आफ्टर द लेटर्स डेथ इन 1747 इनकी मृत्यु हो जाती है 1747 में. तो नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बार जो है इन्वेड किया है इंडिया को सेवरल टाइम्स. 1748 से लेके 1767 तक उन्होंने कंटिन्यूसली जो मुगल्स हैं उनको हरास किया है. ठीक है. वो ट्राइड टू बाय पीस इन 1751-52 बाय सीडिंग पंजाब टू हिम. तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं मुगल्स का. मुगल्स उनको पंजाब दे देते हैं. 1757 में क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और वो एक अफ़गान का जो केयर टेकर होता है उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं कि आपको मुग़ल एम्परर को वॉच करना है, उस पर नज़र रखनी है. बिफोर हिज रिटर्न अब्दाली हैज़ रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर II एज द मुग़ल एम्परर एंड द रोहिल्ला चीफ नजीबुद्दौला एज मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर. तो ये जो है आलमगीर II बादशाह बनते हैं, एम्परर बनते हैं, और रोहिल्ला के जो चीफ है नजीबुद्दौला जिनको मीर बख्शी की का टाइटल दे दिया जाता है, was to act as personal supreme agent of अब्दाली. ओके. 1758 में क्या होता है, जो नजीबुद्दौला होता है उन्हें दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है. मराठा के जो चीफ होते हैं रघुनाथ राव उनको बाहर निकाल देते हैं. ये नजीबुद्दौला को, और ये रघुनाथ राव कैप्चर कर लेते हैं, पंजाब को भी कैप्चर कर लेते हैं. 1759 में फिर क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली वापस आते हैं इंडिया में. वो मराठा से अपना रिवेंज लेने आते हैं. 61 में अहमद शाह अब्दाली मराठा को हरा देते हैं, जो कि होता है थर्ड बैटल होती है पानीपत का. लास्ट जो था अब्दाली का इन्वेशन वो 1767 में आता है. तो जो लास्ट ही ये होता है.
अब इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि बहुत सारे जो एम्पायर शेकिंग बैटल्स क्यों हुए थे। पानीपत जो है, आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो बैटल्स है वो ज़्यादातर पानीपत में ही हुई है। इसका रीज़न कभी सुना है? देखिए, पानीपत जो है और उसके जो आसपास का जो रीज़न है वो आज की डेट में अगर हम देखें तो हरियाणा में लोकेटेड है, यमुना बैंक के किनारे पे। वहाँ से यमुना बैंक गुजरती है और गंगा और इंडस रिवर का जो फर्टाइल प्लेन है वो भी यहाँ पे पड़ता है। तो यमुना, गंगा और इंडस, यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स हुई है। ये जो बैटल्स है इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को चेंज किया है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे। पहली बैटल जो होती है पानीपत की वो 1526 में होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बी फॉर बाबर एंड इब फॉर इब्राहिम लोदी। अब इस रिज़ल्ट ये रहता है इस बैटल का कि इससे मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन बनता है, क्योंकि यहाँ पे बाबर जीत जाते हैं और ये जो दिल्ली सल्तनत है ये हार जाती है। सेकंड बैटल जो होती है पानीपत की वो होती है 1556 में, 2656 किसके बीच में होती है? अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मुग़ल जो है वो कंटिन्यू रहता है, मुग़ल्स का रूल का। 1526, 1556 फिर 1761 में होती है मराठा के बीच में और जो अहमद शाह अब्दाली है उनके बीच में। तो ये मराठा को यहाँ पे हरा देते हैं। अब ये बात आती है क्वेश्चन कि क्यों फेवरेट बैटल फील्ड था। पानीपत की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द वॉर जनरली केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट थ्रू द खैबर पास टू गेट होल्ड ओवर दिल्ली। तो जो भी इन्वेशंस थे, जैसे कि हम जानते हैं नॉर्थ वेस्ट से आते थे, तो ये दिल्ली को कब्जे में अपना करना चाहते थे। ये जो पॉलिटिकल कैपिटल थी नदर्न इंडिया की। अब जब हमें मिलिट्री को मूव करना है रफ टेरेन्स के थ्रू, जैसे कि राजस्थान के डेजर्ट हैं या फिर बहुत सारे दूसरे नदर्न एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रिस्की था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। ऑन द अदर हैंड जो रूलर्स थे दिल्ली पे, उन्होंने पानीपत को एक कन्फ्रंटेबल स्ट्रैटेजिक ग्राउंड कंसिडर किया एंड हेंस दे प्रेफर्ड टू टेक दी फाइट देयर, क्योंकि सेफ प्लेस भी था, रिवर भी थी वहाँ पे, अवेलेबिलिटी थी वाटर की। ठीक है, और ये दिल्ली के बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो इंडियन रूलर्स के लिए बहुत इजी हो जाता था कि वो अपने वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करके पानीपत को ले जाए। मिलिट्री और फूड सप्लाईज करना बहुत इजी था। ठीक है, एंड स्टिल कीप द कैपिटल इंसुलेटेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एट हैंड। और कैपिटल जो है, जैसे दिल्ली उस टाइम पे कैपिटल थी, तो उसको उस पर भी ध्यान रखना यहाँ से बहुत आसान था। पानीपत का जो सराउंडिंग रीजन है उसका जो ग्राउंड है वो फ्लैट है, तो ये सूटेबल था केवलरी के मूवमेंट के लिए, जो कि उस टाइम पे मेन मोड होता था वॉरफेयर का। ठीक है, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ जीटी रोड का, ये पहला जो जीटी रोड है वो शेर शाह सूरी ये इसको बनाते हैं 1540 से 45 के बीच में। पानीपत इसके रूट पे था, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कॉन्करर्स को वहाँ पे जाना। अब जब मानसून रेनफॉल आती है उस रीजन में, वो बहुत शॉर्ट होती है अगर हम दूसरे एरिया से कंपैरिजन करें। आर्टिसंस थे, स्मिथ्स थे, इस रीजन के वो बहुत एक्सपर्ट थे। वॉरफेयर से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हैं उनको बनाने में, और इसी वजह से ये बहुत इजी बन जाता है फॉर फोर्सेस ऑफ बोथ पार्टीज टू रिप्लेनिश देयर वॉर मटेरियल्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इजी बन जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब एंड इंटरनल चैलेंज। ये हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मेरी ये हाथ जोड़